नमस्कार। आप देख रहे हैं PSN मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक समुचित प्रतिनिधित्व मिलना संभव नहीं है। यदि जातिगत जनगणना नहीं होती है तो सभी जातियां महज अनुमान के आधार पर ही अपनी अपनी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दावा पेश करेंगी। जो जाति जितनी प्रभावशाली और समृद्ध है वह अपने आप को उतना ही अधिक पीड़ित बताएगी। इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जिस तरह से उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर कुछ तो जातीय नेताओं ने सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश की है, वह अपराध को राजनीति की प्रक्रिया में बदलने के मामले में एक मिसाल है। यह अपराध को वैधता प्रदान करने जैसा है। इस लिहाज से सभी जातियां भविष्य में अपनी जाति के अपराधियों की का महिमा मंडन कर अपनी जाति की सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेंगी। इससे पहले कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले अपराधियों के प्रति बहुत दबी छिपी जातिगत सहानुभूति दिखाई देती थी, लेकिन अब तो खुलकर अपराधी के पक्ष में सम्मेलन हो रहे हैं। प्रभुत्व वर्ग के नाम पर हुए ब्राह्मण सम्मेलनों से पता चलता है कि ब्राह्मण वर्ग अपने सजातीय हितों को सर्वोपरि मानता है। अपनी किताब जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है। भले ही वह शासक वर्ग न रहा हो, वह दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन वह दुष्ट भी हो सकता है। आपको यह सोचकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आप इस बात पर खेद व्यक्त करेंगे कि ये दोनों एक ही हैं। जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है और जाति व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। जिस देश का बुद्धिजीवी वर्ग अपनी जाति की श्रेष्ठता और वर्चस्व को बनाए रखना ही अपना बौद्धिक कर्तव्य मानता हो, भला वहाँ जातिगत जनगणना से परहेज क्यों होना चाहिए। जातिगत व्यवस्था भारतीय समाज की ऐसी सच्चाई है कि यह कई बार प्रगतिशील चेहरों को भी बेनकाब करने से नहीं चूकती। इससे मुंह मोड़ना यानी खुद से के साथ दूसरों को भी धोखे में रखना जैसा है। हमारे जीवन का बहुत सारा हिस्सा जाति ही निर्धारित कर देती है। मसलन रीति रिवाज, सामाजिक संस्कार, विवाह व्यवसाय से लेकर मतदान तक कमोवेश इसी से निर्धारित होता है। जाति आधारित हमारी सीढ़ीदार सामाजिक बनावट को बहुत आसानी से देखा और समझा जा सकता है। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है। किसी जाति के लोगों की संख्या कितनी है, उसके पास जमीन कितनी है, उनकी नौकरी में और शिक्षा में भागीदारी कितनी है, इन सब का कोई भी प्रमाणिक आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यदि आंकड़ा सरकार के पास प्रमाणिक रूप में उपलब्ध होता तो तमाम सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करके उसे सहूलियत देती, किंतु जातिवाद की मानसिकता में आकंठ डूबे हुए इस देश के ठेकेदारों की मंशा है कि जातिगत जनगणना हो ही नहीं, क्योंकि इससे निकलकर जो सच्चाई सामने आएगी वह अनेक सवालों को जन्म देगी। देश के संसाधनों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर कौन से लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। मुट्ठी भर लोग जो शासन, न्यायालय, नौकरशाही और मीडिया में हैं, वे किस जाति के हैं। और जो आज भी मछली और चूहा मारकर पेट भर रहे हैं, भैंस, भेड़ तथा बकरी पालकर घर चला रहे हैं,
वे कौन हैं? खेत से मजदूरी लेकर से कारखानों तक कौन लोग दिन रात मजदूरी करके मर खप रहे हैं? झुग्गी झोपड़ियों में कौन लोग रहते हैं? यह सब तभी स्पष्ट होगा जब जातिगत जनगणना होगी। हाल के दिनों में भाजपा जैसी घोर दक्षिण पंथी पार्टी के नेतागण वामपंथियों की तर्ज पर समाज को दो वर्गों में बांटने की बात करने लगे हैं। एक अमीर, दूसरा गरीब। जैसे अमीरी गरीबी सभी समाजों में होती है, लेकिन भारत में इसका जाति से भी संबंध है। इसलिए बीमारी की सही सही जानकारी होनी चाहिए, तभी ही उसका इलाज संभव हो सकता है। यह भी अजीब विडंबना है कि पिछड़ी जाति को संवैधानिक आरक्षण जाति के आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन जाति के लोगों की गणना करने से सरकार पीछे हट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नीति बनाने के लिए विभिन्न जातियों के लोगों की आबादी या उनकी स्थिति आदि के प्रमाणिक आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन सरकार के पास कोई भी प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस बात से सभी अवगत हैं कि अंग्रेजों के समय 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी। उसी आंकड़े को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। 90 साल पुराने इस आंकड़े से अब काम नहीं चलाया जा सकता है। तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और अब यह भारत 3 अलग अलग देशों में बटा है। उस समय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लोगों की आबादी 52% थी, किंतु अब गंगा और यमुना में पानी बहुत बह चुका है। यही कारण है चुनाव आते ही पार्टियां जाति के आधार पर सत्ता पाने के लिए गोटियां बिछाने लगती हैं। मीडिया चैनल भी चुनावी विश्लेषक के जरिए दिन रात जाति के विश्लेषण में लगे रहते हैं कि किस जाति के समुदाय का कितना वोट किस दल को मिल रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना से जातिवाद हावी हो जाएगा, इस तरह का भ्रम हमेशा से फैलाया जाता रहा है। जबकि देश में धर्म के आधार पर गणना होती है, तो क्या उस आधार पर धार्मिक दंगे होते हैं या धार्मिक वैमनस्य बढ़ता है? व्यवहारिक धरातल पर सब कुछ जाति निर्धारित कर रही है, लेकिन सिद्धांततः इस गंभीर बीमारी से आंख चुराने की कवायद की जा रही है। आश्चर्य नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता बताकर पिछड़ी जाति का वोट और सहानुभूति पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जाति जनगणना से उन्हें परहेज है। आज भी वो इस जाति जनगणना से कतरा रहे हैं। ओबीसी जातियों को लेकर कांग्रेस की मंशा भी ठीक नहीं रही है। मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, जबकि उसकी सिफारिश 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। यानी मंडल आयोग का गठन और सिफारिश दोनों गैर कांग्रेसी सरकार में ही संभव हुआ। यही स्थिति वर्तमान में भाजपा सरकार की भी है। भाजपा सरकार की कई नीतियां आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ रही हैं। एक तरफ बिना किसी आयोग की सिफारिश के 10% सवर्ण आरक्षण देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ ओबीसी को खुश करने के लिए कुछ ओबीसी नेताओं को मंत्री बना दिया गया, लेकिन ओबीसी की दीर्घकालीन और व्यापक भलाई जिस जातिगत जनगणना में है, उसके लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जातिगत जनगणना के विरुद्ध एक तर्क दिया जा रहा है कि इसमें जातिवाद बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर लोगों के अंदर जातिगत चेतना बढ़ जाएगी। थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पर सोचिए, क्या जातिगत जनगणना नहीं हो रही है तो क्या जातिवाद खत्म हो गया है? ऊंची जातियों में जाति की चेतना पहले से ही है। जातिगत जनगणना के बाद यह होगा कि अन्य जातियों में भी चेतना आ जाएगी। अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति इन जातियों के लोग अधिक सजग हो जाएंगे। अब अब तक जो जातियां हाशिए पर हैं, राजनीतिक पार्टियों को उनके बारे में भी मजबूरन सोचना पड़ेगा। जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा मुखर विरोध संघ, सवर्ण और भाजपा ही क्यों करती है? यदि वह मानते हैं कि सवर्ण भी गरीब हैं, तो फिर
जाति जनगणना से भय कैसा? किंतु द्विजों को भय है कि जाति जनगणना के बाद सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा। लोग प्रत्येक जाति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से वाकिफ हो जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी का नारा एक बार फिर बुलंद होने लगेगा, जो कि अभी राष्ट्रवाद की लहर में खो गया है। सवर्णों को भय है कि मंडल कमीशन के बाद जिस तरह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में कमंडल पीछे छूट गया था, वैसे हालात जातिगत जनगणना के बाद कहीं फिर न बन जाएं। बहरहाल यह तो स्पष्ट है, जिसे समाज विज्ञानी मंडल आंदोलन पार्ट 2 कह रहे हैं, यह वर्तमान में राजनीति के स्वरूप को बदल देगा। भाजपा के रथ का पहिया धर्म की राजनीति में जिस तेजी से चलता है, जाति की राजनीति में उतनी ही तेज से धंसने और फंसने लगता है। इसलिए यह गलती भाजपा सरकार शायद ही दोहराएगी। यदि अत्यधिक दबाव पड़ने पर उनके जातिगत जनगणना करवा भी दिया तो सार्वजनिक करे भी कि नहीं, यह संदेहास्पद है।